जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बेज थ्योरम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेज थ्योरम क्या होता है इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। और आपको मैंने वहाँ ये डिस्कस किया था कि बेज थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, बेज थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने के लिए आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। कुल मिलाकर के ये बोला जाए तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो बेज थ्योरम एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आइए हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। बेज थ्योरम आपको यदि याद होगा तो इस तरह का इसका फिगर था और इसमें ये बोला जाता था कि आपको यदि बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दिया हो, लेट ई वन आपको दिया हो, ई टू दिया हो एंड ई एन दिया हो, एन म्यूचुअली ई वन से लेकर ई एन तक ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दिया हो, एंड ए कोई ऐसा इवेंट हो जो सबके साथ अकर हो रहा हो, तो आपसे पूछा जाता था कि भाई ये हो चुका है तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ फ्रॉम ई वन और ई टू और ई थ्री। मतलब ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 when A has already occurred, या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 when A has already occurred। तो इस तरह का मतलब कॉन्सेप्ट बेज थ्योरम में है। दूसरी बात, आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग ये देखे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं। यदि आपको E1 E2 ये दिया हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते थे, इसका एक फॉर्मूला था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI हम लिख देते हैं EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EI हैज ऑलरेडी अकर्ड, I का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका ज़रूरत यहाँ पड़ने वाला है। आपको यदि आ रहा है तो ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो आप इसको मतलब पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, फिर इस टॉपिक पर आइए। अब रही बात इसका ये भी फिगर बेज थ्योरम का ही है। ये सारे क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो इस तरह के मतलब ये सारे क्वेश्चन है, उसी का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.3। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। मोर ओवर 2 additional ball of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? समझिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है अर्न जिसमें बॉल्स रखा हुआ है, तो 5 रेड हैं, 5 रेड बॉल हैं एंड 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें से पहले एक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल इसमें से निकाला गया और फिर उसका कलर नोटिस किया गया कि क्या कलर है, हो सकता है रेड हो या ब्लैक हो। तो एक बॉल निकाला, फिर देखा कि कौन सा कलर का है, फिर उसको वापस उसमें रख दिया। मतलब बॉल निकाले, कलर नोट कर लिए कि कौन सा है, फिर उस बॉल को रख दिए। बॉल को तो रखे ही रखे, साथ में 2 एडिशनल बॉल उसमें ऐड कर दिए ऑफ द सेम कलर, हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद देन आपको इसमें से एक बॉल निकाला जा रहा है फिर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अब जो इसमें से बॉल निकाला जा रहा है तो बोल रहा है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है रेड होने का। तो भाई साहब यहाँ से जो बॉल निकलेगा तो ये हो सकता है या तो रेड रहा होगा या नहीं तो ब्लैक रहा होगा, या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। यदि ये रेड रहा होगा तो वापस से इसमें, यदि रेड रहा होगा तो वापस से ये दो रेड रख देगा इसमें, 2 रेड। और यदि ब्लैक रहा होगा तो इसमें 2 ब्लैक रखेगा, 2 ब्लैक। और यदि रेड रहा होगा तो 2 रेड रखेगा। अब ये जो रेड बॉल आएगा तो हो सकता है कि रेड निकला होगा तब इसमें रेड रखा होगा, तब ये रेड निकला होगा, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कलर जो ड्रॉ किया गया वो ब्लैक रहा होगा,
फिर उसमें 2 ब्लैक गया होगा, तब ये निकाला होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बोला है कि इसमें से जो बॉल निकला उसका बताइए रेड का प्रोबेबिलिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है। ये काम मतलब रेड बॉल निकालने का जो प्रोसेस है दो स्टेप्स में है। एक तो इसको निकालिए, कलर नोट करिए, और जो कलर है फिर उसमें दोबारा से मतलब दूसरा 2 अलग एडिशनल बॉल्स रखिए, फिर इसको आप जो निकाल रहे हैं तो वो रेड होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इवेंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट E1 E2 and A E1 E2 A be the events as क्या क्या है भैया। तो E1 को हम मान लिए कि इनिशियल बॉल, द बॉल ड्रॉन इनिशियली इज ऑफ रेड कलर, द बॉल ड्रॉन इनिशियली इज रेड, ठीक है। और E2 मैंने मान लिया, E2 मैंने एज्यूम किया कि द बॉल ड्रॉन इनिशियली इज ऑफ ब्लैक कलर। और ए क्या है, तो जो सेकेंड बॉल आपका निकला है दैट इज ऑफ रेड कलर। तो सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ऑफ रेड। अब आपको बताए थे कि सबसे पहले आप इसका एक फिगर बना लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। तो इसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये हमारे पास ये इस तरीके से फिगर बनेगा इसका। ये हो सकता है E1 के कारण भी हो सकता है, और E2 रहा होगा एंड देन A। तो आपको क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। इतना चीज चाहिए। तो आइए निकालते हैं बारी बारी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, तो E1 मतलब रेड। E1 हमने किसको माना था, द बॉल इनिशियली इज ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। भाई साहब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल 5 बॉल है, टोटल कितना है, टोटल 10 है। तो 10 में से आपको एक बॉल निकालना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 में से एक बॉल सिलेक्ट करने का क्या मतलब कैसेज हो सकता है, टोटल नंबर। तो लोग सीधा 10 बोलते हैं, लेकिन आपको 10C1 सोचना चाहिए। 10C1 वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि अभी एक है तो 10 में 10 काम चल जाएगा, लेकिन 2 रहेगा तो फिर कैसे करेंगे। तो वहाँ 10C2 तो मतलब एक है तो भी आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करिए ताकि वो सुविधा रहेगा। 10C1 2 रहेगा तो 10C2, 3 है तो 10C3, अभी एक बोला गया है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 10C1, और ऊपर है 5 रेड, 5 में से एक तो 5C1। तो ये हो जाएगा 5/10 जो कि 1/2 देने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात किया जाए तो ये होगा फिर से वही नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल कितने बॉल हैं, 10 है, 10C1 और 5 ब्लैक्स हैं, तो 5C1 जो कि 5/10 विच इज 1/2। अब समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्या कह रहा है, रेड ए क्या था, आपको रेड बॉल निकालना है सेकेंड केस में। तो रेड सेकेंड टाइम जो सेकेंड बॉल ड्रॉ हो रहा है, तो रेड जब E1 रहा होगा, मतलब क्या, जब रेड निकला होगा तब ये रेड। तो जब रेड निकला होगा तो आपको पता है जब रेड निकला तो फिर उसमें 2 आपने एडिशनल बॉल ऐड किया। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेड ए E1 यहाँ होगा नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 10 तो पहले से था, क्योंकि जो निकाले वो तो रखे ही रखे, तो 10 हो गया, और 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो 10 + 2 12 हो गया। तो ये होगा 12, और एक ही बॉल निकाल रहे हैं तो 12C1। और चूंकि रेड निकाल रहे हैं और 2 इसमें रेड रखा गया है, तो 5 + 2 तो कितना हो गया, 7। अब ये हो गया 7C1 जो कि 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब क्या, जब आपने पहला बॉल ड्रॉ किया और ब्लैक रहा होगा तो आपने 2 ब्लैक रखा है,
तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फार्मूला तो वही है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, तो 10, 2 एक्स्ट्रा आपने ऐड किया तो 12 C1, और इवेंट चूंकि रेड चाहिए हमको, तो रेड तो अभी भी 5 ही है क्योंकि रखाया क्या है ब्लैक, तो रेड पे रेड का नंबर इंक्रीज किया नहीं, रेड रेड एज इट इज है, तो 5, 5 में से एक 5C1, कहने का मतलब 5/12 ये निकल गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन पर ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड। मतलब आपसे पूछा जा रहा है पी ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये लॉ ऑफ टोटल, ये जो क्वेश्चन है ये आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेज थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है, बाकी इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो बेज थ्योरम का से होगा डायरेक्ट। तो अभी इन्होंने पूछा पी ए बताइए, तो ये हो जाएगा आपका पी ए जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या करते थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 multiplied by probability of A when E1 has already occurred, जोड़ probability of E2 multiplied by probability of A when E2 has already occurred। भाई probability of E1 कितना आया था देख लीजिए आप, 1/2, probability of A when E1 has already occurred, तो ये आया था आपका 7/12, प्लस probability of E2 आप देखिए कितना है 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड 5/12। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/24 प्लस 5/24, ये कैलकुलेट होकर के आपको देगा 7 + 5 12/24, ये कैंसिल होगा विच इज गोइंग टू गिव 1/2। आप यदि इसका ये वाला डायग्राम देखेंगे तो इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ये पूरा सैंपल स्पेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक E1 है और एक E2 है, और जो हमको चाहिए था रेड बॉल, तो ये कुछ इस तरीके से था। ये जो रेड बॉल निकला है ए, वो E1 के कारण भी हो सकता है और E2 के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये बात बोल सकते हैं कि द सेकेंड बॉल which is red can be drawn in 2 mutually exclusive ways। कौन सा, तो फर्स्ट ड्राइंग अ रेड बॉल एंड देन गेटिंग सेकेंड रेड बॉल, और दूसरा ड्राइंग अ ब्लैक बॉल एंड देन गेटिंग सेकेंड बॉल रेड। ये पूरा तरीका था मतलब इसको बनाने का।